पढ़ने वाले यूनिट थर्ड, जो कि था हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन। यही था ना यूनिट थर्ड हमारा, या कुछ और था? देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, मैक्सिमम आ जाता है। तो रेवोल्यूशन तो हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। चलो ठीक है, यही है तो कंफर्म हो गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, तो पता है कुछ इसके बारे में? कब हुआ था, क्यों हुआ था, क्या रीजन था और क्या हुआ था? जो कुछ भी पता हो, कोई आइडिया? कोई भी आइडिया नहीं है शायद, है ना? कोई बात नहीं। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट याद, आगे याद रखना है, 1789 में हुआ था ये, ठीक है? इसका टाइम पीरियड 1789 से 94 आप देखोगे। क्यों हुआ था इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन कब हुआ था ये पता होना चाहिए। तो ये हमारा सबसे पहला अर्लीस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट माना जाता है। और इसी के बाद हम देखते हैं आपके जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट है 19th सेंचुरी, फिर इसका भी इन्फ्लुएंस पड़ता है, जिसमें से एक हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन था। फ्रांस की सोसाइटी कम से कम हमें क्या देखने को मिल रही है, हमारे लेट 18th सेंचुरी। तो ये टाइम पीरियड से समझ आ रहा है ना आपको, 18th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर होता क्या है, कहानी क्या है? तो उस कहानी में हमें नाम याद रखना है, लुइस 16। लुइस 16 हमें मेन बात याद रखनी है, ठीक है? इनका क्या है कि जब राजा बने थे, आपके कहाँ के, ऑब्वियस से फ्रांस की बातें कर रहे हैं तो यहीं पर। तो इन्हें ना, इन्होंने, इनको ज्यादा पैसों की जरूरत थी। इसकी वजह से क्या होता है, तो इन्होंने क्या करा, आपका टैक्सेस बढ़ा दिए। टैक्सेस बढ़ाएंगे तभी तो मिलेंगे। तो लुई 16 ने क्या करा, टैक्स बढ़ाना है क्योंकि इन्हें ज्यादा पैसों की जरूरत थी। तो इन्होंने क्या करा, एक मीटिंग बुलाई। किसकी बुलाई? स्टेट जनरल की। स्टेट जनरल की एक वो बुलाई इन्होंने मीटिंग, और यहाँ पर इन्होंने टैक्स को बढ़ाने के लिए डिमांड करी, मांग करी। लेकिन ये जो टैक्सेस डिमांड की इन्होंने मांग करी वो फेल हो जाती है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो इसी के लिए आप क्या होता है कि क्योंकि फ्रांस की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इसने बोल तो दिया। अब माइंड में हमारे बात ये आएगी, आपकी आ रही होगी कि इन्हें पैसे क्यों चाहिए, है ना? क्यों इन्हें पैसे चाहिए होता है? अगर हमें, तो हमारी, मान लो कि हमारी सरकार को, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, तो वो क्या करेंगे, टैक्सेस ही बढ़ाएंगे तभी उन्हें चीज मिलती है। उसके पीछे ये मांग क्यों रहे हैं या फिर ये बढ़ा क्यों रहे हैं? तो देखो हुआ क्या था, एक इंसिडेंस आपको देखने को मिलता है। लेकिन लुई 16 से रिलेटेड एक दो बात और देख लेते हैं। देखो, ये राजा बने थे, किंग बने थे आपके 1774 में, ठीक है? कब बने थे? 1774 में। बोल सकते हो जब इनकी एज कितनी थी, 20 ईयर्स के थे ये। और इन्होंने, बात करें तो किससे शादी की थी? ऑस्ट्रेलिया की एक प्रिंसेस थी, उनका नाम था मैरी, ऐसा कुछ नाम था उनका, ठीक है? ये कौन है? लुई 16 ना, आप कह सकते हो ये ऐसे बोलते थे कि मैं ही स्टेट हूँ, मैं ही राज्य हूँ, इनका कंट्रोल ऐसे चलता था। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, बात आ रही थी कि ये टैक्स बढ़ाना क्यों चाहते हैं। तो देखो हुआ कुछ ऐसा था कि यहाँ पर टाइम पीरियड में आपको बताती हूँ, 14 जुलाई का टाइम पीरियड था, 1789 था। ईयर तो सेम है ना, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे पेरिस में, एक पेरिस में, कौन सी जगह बताई मैंने आपको, पेरिस। और यहाँ पर एक बेस्टेल फोर्ट्रेस था, ठीक है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि लोग जो है ना, मतलब एक तो गरीबी, और खाने को नहीं मिल रहा था, ठीक है? मतलब बहुत ही उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी थी, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो इन लोगों ने आपके क्या करे, पेरिस के जो फोर्ट ना, मतलब ये जो लुई 16 का जो किला है, उस पर अटैक कर दिया था, ठीक है? कब अटैक किया था? अक्टूबर में, 1789 अक्टूबर में ही इनका जो रॉयल पैलेस था ना, वहां पर इन्होंने अटैक कर दिया था। और सब बर्बाद कर दिया था, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था गुस्से से। क्योंकि लोगों को, आपको पता ही है कि कॉमन पीपल अगर कोई काम करने जाते तो वो ये नहीं देखते कि उसका रिजल्ट क्या रहेगा, बस वो वायलेंट करते हैं। बाकी आपको पता ही है, कोई भी लीडर होता है तो वो क्या करते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, लेकिन उनकी कोशिश क्या रहती है कि नॉन वायलेंस, हमें हिंसा नहीं करनी, ऐसे काम करने, काम भी बन जाए और ये भी सब ना हो। लेकिन कॉमन पीपल ये सारी चीजें नहीं सोचते, उन्हें तो बस करना है, चाहे रिजल्ट कुछ भी निकले। तो उन्हें अब ये दोबारा अपना महल खड़ा करना है, किला, तो पैसे तो चाहिए ना, कहाँ से बनेगा? समझ रहे हो आप? इसीलिए इन्होंने इसकी डिमांड की थी। अब क्लियर है ये क्यों हुआ था?
तो यहाँ पर फ्रेंच जो है वो उस टाइम पर आप देखोगे, क्योंकि अच्छा राजा तो ये था ही नहीं, बीच में क्या होता है, क्योंकि मोनार्की सिस्टम तो अभी है, लेकिन बीच में क्या होता है आपका, फ्रेंच जो है वो रिपब्लिक हो जाता है, रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। कब तक? जब तक कोई नया राजा आता है, नेक्स्ट के लिए कोई ट्रायल के लिए आ रहा है, तब तक होगा ना कि बीच में कोई ना कोई हो। तो तब तक क्या होता है कि वो आपका फ्रेंच तो खाली है, क्योंकि कोई राजा यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते। फिर लुई 16 की मैं अगर बात करूं तो कहाँ गए, हाँ, ये भी राजा बने ना, तो यहाँ पर इसी के आगे लिख लेते हैं चलो। फिर इनको मार दिया गया, इनकी हत्या कर दी गई। कब? 21 जनवरी को 1793 में। और क्यों ऐसा बोला जाता है? यही जो पेरिस का, ये जो अटैक हुआ था ना, इसमें तो यहाँ पर क्या, क्योंकि अब ऑब्वियस है राजा है, काम नहीं करेंगे तो कॉमन पीपल को गुस्सा आएगा ही, तो इसके बहुत सारे दुश्मन होंगे। तो इसी बीच में क्या हुआ, इनको मार दिया गया। तो ये तो बात होगी फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई क्या। अब बात करते हैं कॉजेस की, क्योंकि बिना कारण के कोई रेवोल्यूशन नहीं होता, ठीक है, ये तो मैं कई बार कह चुकी हूँ, ये आपको बता भी चुकी हूँ। और एक चीज और कि कोई भी रेवोल्यूशन, वॉर, मूवमेंट होता है तो एक ही कॉज नहीं होता है ना, बहुत सारे कॉज होते हैं। लाइक पॉलिटिकल कॉज, राजनीतिक कारण होगा, इकोनॉमिक, आर्थिक भी होगा, नेक्स्ट है हमारा सोशल, सामाजिक रीजन भी माना जाता है, और इमीडिएट। तो ये चार रीजन माने जाते हैं कोई भी रेवोल्यूशन होने के पीछे, इनका ये चारों रीजन होते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी को हमें एक्सप्लेन करना, और आप भी अपने एग्जाम में इसको एक्सप्लेन करोगे। चलो फिर देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके इकोनॉमिक कॉज की। इकोनॉमिक कॉज में मैं अगर बात करूं तो क्या लिख सकते हो या क्या बता सकते हो? आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कौन? लैंडलेस लेबर मिलते हैं, क्योंकि कुछ ही, ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की लैंड नहीं होती, और वो फ्यूडल लॉर्ड के अंडर में कंट्रोल में काम करते हैं। तो लैंडलेस लेबर वो होती है जो कि क्या होते हैं, फ्यूडल लॉर्ड के कंट्रोल में होते हैं, और उस लैंड की मेजोरिटी या उस लैंड का कंट्रोल जमींदार या फ्यूडल लॉर्ड के हाथ में होता है। फिर ये एक रीजन है। दूसरा क्या होता है आपका, हार्वेस्ट अच्छा नहीं था, बैड हार्वेस्ट आपको देखने को मिलता है। कब? 1788 से लेकर के 99। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आपको क्या देखने को मिलेगा, फूड इन्फ्लेशन। देखो यहाँ पर क्या होता है, इस टाइम पर लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो जब लोगों को, एक तो गरीब लोग हैं, और अगर लोगों को खाने को नहीं मिलेगा जितनी उनकी जरूरत है, तो वो क्या करेंगे भाई, बॉडी को उतना तो चाहिए ना, वीक हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे लोगों में बीमारी फैलने लगी, एपिडेमिक आप देखते हो, और कुछ स्टारवेशन, भुखमरी से मर रहे थे। तो इस टाइम पर इस रीजन से हमें क्या देखने को मिलता है कि आपकी जो डेथ रेट है वो हाई हो रही है, बढ़ रही थी। तो ये भी एक क्या माना जाता है, गुस्सा होगा ना रीजन, अभी हमने देखा ही। और इकोनॉमिक कॉज में आप क्या बोल सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। देखो यहाँ पर क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कब हो सकती है बताओ? देखो पॉपुलेशन बढ़ेगी अगर बहुत तेजी से, तो काम सबको चाहिए, है ना। बट जब हमें जरूरत ही नहीं है, अब मान लो कि हमारे पास एक लैंड है और इसमें चार लोग काम करते हैं, बट पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि अब बाकी के, मान लो आपकी सोसाइटी में अब पहले कितने, चार लोग रहते थे, चलो पांच लोग रहते थे, आपने चार लोगों को रख दिया, कोई बात नहीं, एक कुछ और कर लेगा। लेकिन अब आपकी सोसाइटी में 10 लोग हैं, बाकी को भी तो काम चाहिए। लेकिन आप एक चीज देखो कि आपको आपकी लैंड पे, जब हमें पता है कि चार ही लोग चाहिए, तो आप एक्स्ट्रा कहाँ से रखोगे? आप कोशिश भी करोगे चलो पांच रख लोगे, लेकिन बाकी पांच का क्या? समझ रहे हो आप? क्योंकि हमें उसकी नीड नहीं है, और आगे टेक्नोलॉजी आ जाएगी, फिर तो हमें इन पांचों की भी नहीं होगी, फिर हम एक से भी काम चला लेंगे, ज्यादा से ज्यादा दो मेंबर्स। सही बात है, दो मेंबर्स की नीड होगी। तो इसलिए बेरोजगारी, कोई काम इनके पास था नहीं और मिल नहीं रहा था। और दूसरा कि जब इकोनॉमी कंडीशन ही आपकी अच्छी नहीं है, तो मान लो कि कभी कभी एग्रीकल्चर हमारा मान के लो चलता ही नहीं, जैसे फ्लड आ जाता है, ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है, तो तब हम लेबर की क्या करेंगे? जैसे अभी कोविड आया था, कितने लोगों को जॉब से बाहर निकाला गया, क्यों? हमारे पास खुद नहीं है तो हम उनको क्या देंगे? ऐसे ही यहाँ पर भी सिचुएशन है। चलो मिडिल क्लास का कैसे कैसे निकल ही जाता है, पूरे जो गरीब लोग हैं, सोचो उनका वो कैसा फेज होगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ी। इससे क्या होगा, रेवोल्यूशन। कि राजा जो है, राजा का काम क्या होता है, प्रजा के लिए काम करना, वो तो ये कर नहीं रहे, तो लोग गुस्सा होंगे ही ना, भड़केंगे ही। समझ रहे हो आप? तो ये सारे रीजन इकोनॉमिक कॉजेज में माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हो ये सारी चीजें जरूरी है, कम से कम इतने तो हमें ख्याल रखना है कि हम लोगों को, जैसे आज के टाइम पर देखो, अगर सरकार नहीं काम करती उस टाइम पे, तो लोग गुस्सा नहीं होंगे? जो लोग कहीं भी फंसेंगे या सफर कर रहे होंगे, तो ये आपका इकोनॉमिक कॉज माना जाता है। इकोनॉमिक है तो पॉलिटिकल तो होगा ही। राजनीतिक कारण, राजनीतिक में क्या लगता है, क्या हो सकता है आपके पॉलिटिकल कॉज में? नहीं पता? चलो मैं ही बताती हूँ।
देखो पॉलिटिकल कॉज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, हमारा जो फ्रेंच है और मोनार्की सिस्टम है, और हमें पता है कि मोनार्की सिस्टम की जो पोजीशन होती है वो हेरिडिटरी होती है, वो और कोई राजा नहीं बनेगा, उन्हीं के घर में बनते जाएंगे यही सारी, मतलब ओवरऑल ऑब्वियस है, पूरी जो पावर होती है वो किंग के हाथ में होती है ना, कानून भी वही बनाएंगे और उनके अकॉर्डिंगली सब कुछ चलेगा। लुई 16 आपके इस टाइम पर रूल कर रहे थे फ्रांस में, यानी ये राजा थे जब ये रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। बट इनके में ना राजा वाली क्वालिटी नहीं थी, लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है ना, इसकी कमी थी। अभी मैंने आपको क्या बताया, राजा बने हैं तो प्रजा के लिए काम भी करना पड़ता है, उनके लिए ध्यान भी देना पड़ता है, अदरवाइज वो किसी काम के नहीं। तो लुई 16 का ज्यादातर इंटरेस्ट ना हंटिंग में, ईटिंग खाने वाने में, इनमें ज्यादा था, प्रजा के लिए क्या करना कुछ नहीं पता। ठीक है, फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखते हो, फिर इनकी जो पोस्ट है, जैसे अब क्या है, सोसाइटी में किंग रहते हैं तो किंग ने और भी लोगों को रखा है, लाइक आपके नॉबल्स होते हैं, एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, है ना, सबके अपने अपने काम होते हैं, आपको देखने को मिलता है। एरिस्टोक्रेट्स भी आपको देखने को मिलता है कि हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि सोसाइटी में जो अपर क्लास के लोग रहते हैं, कानून क्या है इनकी तरफ से, लॉ का मतलब क्या होता है, अपर हो चाहे लोअर क्लास, बराबर होता है दोनों के लिए, अगर दोनों में से कोई अगेंस्ट लॉ के गया तो पनिशमेंट तो दोनों को मिलनी चाहिए। बट यहाँ पर क्या होता था, अपर क्लासेस में जो आपके एरिस्टोक्रेट्स होते थे ना, इन्हें नहीं मिलती थी पनिशमेंट, कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप समझ रहे हो, अच्छा खासा एक्सप्लॉयटेशन लोअर क्लासेस का हो रहा था। तो बात तो बनती है, इसमें भी पॉलिटिकल कॉज भी आपका इस रेवोल्यूशन का बनता है, लोग गुस्सा करेंगे ही। इलेक्शन होता है तो जब कोई मेंबर इलेक्ट होके चूज होता है तो भाई हमारा भी वो है पार्टिसिपेशन, सोसाइटी में लोअर क्लास के लोग भी रहते हैं, तो अगर हम उनसे नहीं पूछेंगे, आपसे सिर्फ अपर क्लासेस ही वो काम करेंगे, तो लोअर क्लासेस क्या इंसान नहीं है, या उनकी कोई राइट नहीं है। तो ये भी तो एक रीजन माना जा सकता है, किस चीज का, आपके इस रेवोल्यूशन का। तो पॉलिटिकल कॉज में ये आपको लिखना होता है, यहाँ तक ठीक है। अब आते हैं मेन चीज पे, मतलब मेन क्या, सभी मेन है, सोशल कॉज की बात करते हैं। देखो सोशल कॉज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इनइक्वालिटीज, भेदभाव आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर लोगों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी हम देखते हैं, कहाँ पर देखें, चलो यही छोटा सा बनाते हैं, 3 स्टेट में इसको डिवाइड किया गया। ये एग्जाम में बना लेना, ठीक है। चलो अब इसे समझ लेते हैं। देखो ये आपका फर्स्ट स्टेट है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये क्या है आपके स्टेट्स, ऐसा वाला स्टेट लिखना है, वो राज्य वाला नहीं लिखना। तो टोटल कितने, 1 2 और 3 3 स्टेट है। चलो अब 3 स्टेट में देख लेते हैं कौन किस जगह पर है। सबसे जो पहला स्टेट होता है, ठीक है, इसमें आपके क्लर्गी आते हैं, जो क्लर्जी होते हैं ना वो। सबसे दूसरे वाले में होते हैं आपके नॉबल्स यानी नोबिलिटी, और लास्ट वाला आपको पता ही है, जिसमें पीजेंट हुए, ये सारे लोग आते हैं। और लिख लेते हैं, देखो पहला स्टेट मतलब जो क्लर्जी होते हैं, यानी ये जो चर्च के लोग कह सकते हो, ठीक है। पहले स्टेट में सिर्फ यही लोग बैठते थे। बोल सकते हो जो हमारा फर्स्ट स्टेट होता है, इसमें कितने पॉपुलेशन होगी, 0.5% पॉपुलेशन, क्योंकि चर्च के लोग कितने ही होंगे, समझ रहे हो ना आप, ज्यादा तो पॉपुलेशन बनती नहीं है, इतनी बनेगी। दूसरे वाले स्टेट में नोबिलिटी आती है, इस मतलब इसमें आपके आएंगे किंग, इसमें आएंगे क्वीन, इसमें आएंगे आपके नाइट्स, नाइट्स पता है ना कौन होते हैं, मिलिट्री, जो ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ मैं। ये सारे लोग आते हैं और भी आते हैं। तो ये कितनी पॉपुलेशन हो सकती है, मान लो ज्यादा नहीं होगी, 1.5%। इतनी पॉपुलेशन इसमें, इसमें ना आपके किसान भी आते हैं, लेकिन कौन से वाले, वो वाले जिनके पास खुद की लैंड होती है। लास्ट जो हमारा थर्ड नाइट है, इसमें आपके कौन आते हैं, पीजेंट्स, मतलब इसमें लाइक हम बोल सकते हैं पीजेंट, आपके आर्टिस्ट, बिजनेसमैन, ये सारे सब कोई आएंगे, टीचर, सर्वेंट, लैंडलेस लेबर, सब कोई। ठीक है, मैं ईटीसी कर दे रही हूँ, बाकी आप लोग देख लेना। तो क्या समझ आया, 98% पॉपुलेशन इनकी होती है, लास्ट वाली स्टेट की, है ना, क्योंकि ये कैटेगरी ज्यादा मिलेगी, ऊपर वाले ज्यादा थोड़े होते हैं। अब क्या होता है, तो क्लर्जी में ये पहला स्टेट है जिसमें हमारे चर्च के लोग, सारा कंट्रोल इनके हाथ में होता है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट, ये जो दोनों नाम मैंने आपको लिखवाए, ये दोनों क्या है आपके, प्रिविलेज क्लास। तो ऑब्वियस है थर्ड स्टेट क्या होगा, यानी जो ये थर्ड नंबर की है, ये होता है आपका अनप्रिविलेज। अन क्या होता है, नॉन होता है। ठीक है, अब इस ये आपके सोशल कॉज क्यों कह रही हूँ मैं यहाँ पर इतनी देर से, तो देखो ये इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ आपके थर्ड स्टेट की जो कैटेगरी है ना, ये लोग टैक्स पे करते थे, यानी पूरा टैक्स पे करने का बर्डन इस थर्ड स्टेट का होता था, और वो भी हाई टैक्सेस, कम नहीं, हाई। तो प्रिविलेज क्लास हम क्या देख रहे हैं, कम से कम पूरी पॉपुलेशन में आप देख रहे हो 1 से 1.5, मतलब चलो 2 ले लो,
दोनों को मिला करके सिर्फ 2% पॉपुलेशन ये है जो पैसे वाले लोग हैं, वेल्दी पर्सन है, और सारी पावर इनके हाथ में, और इंजॉय भी यही कर रहे हैं, और ऊपर से इतने हाई क्या ले रहे हैं आपसे, टैक्सेस ले रहे हैं। आपके पीजेंट को यहाँ पर ये क्या कहते हैं, फोर्स करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन, वो सारी कहानी आप लिख सकते हो, आपको इसमें बताना है। तो ये हमारा क्या होता है, सोशल कॉज। क्योंकि देखो अभी हमने आपके इसमें जितने भी अपर क्लासेस के लोग, लाइक मर्चेंट में जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, लॉयर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, जो और भी प्रोफेशनल के लोग होते हैं, वो सब इसी थर्ड स्टेट में आते हैं। लेकिन पूरे सोसाइटी का जो प्रेशर है वो किसके हाथ में डाल दिया इन्होंने, थर्ड स्टेट में। अब वो कहाँ से लाएगा, समझ रहे हो आप। इसलिए ये भी एक रीजन माना जाता है। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स पे करते हैं, है ना। चलो लिख लेते हैं। अब टैक्सेस पे करते हैं दो तरीके के। कितने फॉर्म्स बताए मैंने आपको, टू। एक होता है हमारा तिथ और एक होता है आपका टैली। ठीक है। अब ये दोनों क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए। देखो तिथ का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है ना, उसका 1/10 पार्ट देना होता है। ये है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है। टैली में क्या होता है, ये डायरेक्टली आपको क्या, ये भी आपका ये लैंड टैक्स ही है। लैंड टैक्स में क्या होता है कि ये डायरेक्टली, ये डायरेक्ट टैक्स होता है। इसको हम डायरेक्ट मतलब समझ रहे हो, डायरेक्ट राजा को ही टैक्स देना है, बीच में कोई जमींदार का रोल नहीं है। लेकिन तिथि में क्या होता है, जमींदार बैठे हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ रहे हो ना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ठीक है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए। तो ये तीनों रीजन समझ आए कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा था। तो इकोनॉमिक कॉज भी हम समझ चुके हैं, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है कि इस समय के लोग फेस कर रहे थे, पीजेंट पे जो कॉमन पीपल हैं। तो ये सारे लोग क्या हो रहे हैं, इतने ज्यादा परेशान थे इसी वजह से। क्यों, इतने हाई टैक्सेस, ऊपर से खाने को भी नहीं है इनके पास, और कहाँ से लाएंगे, खुद इतने गरीब है, और इन्हीं से कर रहे हैं। और ऐसा एक होता है ना, जब कभी भी प्रॉब्लम में है, मतलब जब भी कभी टैक्स पे नहीं कर सकते, मान लो एग्रीकल्चर खेती हुई ही नहीं, तो कहाँ से लाएंगे, तब वो जमींदार से लोन लेते हैं, तब वो उसमें फंस जाएंगे। मतलब लाइफ तो आप समझ ही जाओ कि इनकी क्या ही थी। तो इससे ये इतने परेशान थे। तो आपको पता है, एक बार अगर कॉमन पीपल परेशान हो गया तो क्या होगा, फिर रिबेल होगा, रिवोल्ट होगा, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो इकोनॉमिक में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन समझ लिया, और कॉजेज आपको यही बताना है। यहाँ तक डन। चलो अच्छी बात है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इमीडिएट होता है तुरंत। इमीडिएट क्या है, अचानक से बस हमें ये करना है, हमने कुछ नहीं सोचा, डायरेक्ट करा। कभी कभी कोई रीजन नहीं होता ना। अभी रशियन रेवोल्यूशन पढ़ोगे तो उसमें भी सेम है, रशियन रेवोल्यूशन में भी ये 4 कॉजेज आपको याद रखने हैं। इमीडिएट क्या होता है कि हमें जाना ही जाना है, हमें करना है, हमने सोचा नहीं था कि हम ये करने वाले हैं, लेकिन सामने वाले ने अगर हमारे साथ कुछ किया तो हम प्लान थोड़े करेंगे। ये तो हम परेशान थे ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। इमीडिएट में क्या होता है, तुरंत करने वाली बात होती है। चलो एट द एंड मेन चीज पे आते हैं, जो आपके एग्जाम में आपको लिखना होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन की ये सारी बातें तो हम समझ गए। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो हेडिंग आती है, वो आता है ये, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन। ये हेडिंग भी मिल सकती है कभी कभी। तो आखिरकार इस रेवोल्यूशन का हुआ क्या, तो लोगों को क्या अधिकार मिले, क्या चीजें आई, वो हमें लिखनी है, सिटीजन। तो यहाँ पर ये कब डिक्लेयर हुआ, क्योंकि इतनी सारी चीजें चल रही थी, तो इसका टाइम पीरियड माना जाता है आपके अगस्त का, 1789। 1789, हाँ। तो यहाँ पर ये क्या डिक्लेयर होता है कि लोगों को क्या मिलेगा, उसका उनका अधिकार, ये मेन था ना। तो यहाँ पर क्या है कि अब किस चीज का राइट की अगर मैं बात करूं तो क्या बताओगे, बहुत सारे प्रपोजल होते हैं ना। जैसे अब आपके स्टेट जर्नल याद है, यहाँ पर ये नाम याद है, अभी हमने देखा था। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक हमारे एक नए संविधान, नए कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट जर्नल एक ड्राफ्ट तैयार किया था। जैसे हमारे कुछ प्रपोजल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें प्रपोजल में क्या है, सेम एज आपका इस प्रपोजल में देखोगे, जब फ्रेंच का डिक्लेरेशन ये डिसाइड हुआ तब। जैसे आज की आप देखोगे, आपका आर्टिकल 17 माना जाता है, जहां पर इन लोगों ने किस चीज की डिमांड करी, फ्रीडम। समझ रहे हो आप, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम चाहिए, लिबर्टी, और अपनी इंडिविजुअल सिक्योरिटी। क्योंकि आपके जो लोग हैं वो इतने ज्यादा क्या हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अब अपने डिमांड तो रखेंगे ना, अपनी बातें तो मनवानी है। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, ये पेरिस में साइन कब हुआ था, ये आया तो तब था ये सारी चीजें, लेकिन पेरिस में इसको साइन किया गया था 10 दिसंबर को, 10।
1948 में, समझ रहे हो आप? आगे जब हमारे तो यूरोपियन में ये हमारे ह्यूमन राइट्स है ना, इस सबसे रिलेटेड यहाँ बातें बोली गई थी। मतलब इंसाफ मिलना चाहिए, जो लोगों का काम है वो सारी चीजें मिलनी चाहिए, ऐसा ये लोग बोलते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ राइट, मान लो हमारे जैसे वोटिंग राइट आपको होना चाहिए, और इन तीनों स्टेट में सिर्फ थर्ड स्टेट क्यों टैक्स पे करे, सारा बर्डन उस पे क्यों होना चाहिए? इसको बदलो। बात सही है? क्योंकि और क्या होना चाहिए, जो ये हर लोग, जो भाई सब इस दुनिया में है, तो ऐसा नहीं है कि इनइक्वालिटी रखो, है ना? सबके इक्वल राइट है। और अभी हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर आपके अपर क्लासेस को कोई भी पनिशमेंट नहीं, कुछ भी गलत कर रहे हैं कोई बात नहीं, उनके वो कानून के अगेंस्ट जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो कि यहाँ क्रिएट हो रही थी, जो कि होनी नहीं चाहिए थी, है ना? अगर कोई गलत कर रहा है तो वो दोनों के लिए बराबर है, माना जाता है, या होता ही है, सही बात है या नहीं होती? होती है। और क्या लिख सकते हैं फिर इसमें? देखो कोई भी रेवोल्यूशन होगा, रशियन रेवोल्यूशन भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट, चलो अब रेवोल्यूशन शुरू किया तो वही देखेंगे। अदरवाइज ये सारे रीजन माने जाते हैं, लेकिन अब क्या है कि अगर कोई रेवोल्यूशन हुआ है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस यानी रिजल्ट निकलेगा ही, बिना कंक्लूजन के तो बात आपकी बनती नहीं है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ, किस रीजन से हुआ, और फिर इसका क्या रहा, तो ये आपको सारे वो लिखने हैं कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है? इसके बगैर आपको काम नहीं करना। बट ये एंड से पहले इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्लास एंड हो जाएगी, ठीक है? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में डिक्लेरेशन में क्या समझ आया, वो तो बाकी नोट से देखना, कुछ कुछ पॉइंट में लिख देती हूँ। मतलब यहाँ पर ये क्या चाहते हैं, इक्वेलिटी चाहते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जैसे आज हमारे बने ना आर्टिकल्स आप देख रहे हो। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, फ्रीडम चाहिए, ठीक? नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, राइट टू लाइफ, इसकी अश्योरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका और क्या होना चाहिए कि जितने भी नागरिक यानी सिटीजन के पास जो राइट होनी चाहिए, सबको होना चाहिए, क्योंकि लॉ बना है तो हर एक के पास राइट है। ऐसा नहीं है सिर्फ इलेक्शन हो रहा है तो अपर क्लास के लोग ही मेंबर चूज करेंगे, बाकी नहीं। उसके बाद क्या हुआ, अब जब आपका ये डिक्लेरेशन हो गया ना, तो इसके बाद क्या हुआ, जो पिक्चर्स प्रिंट होती थी, बुक्स हुए, पैम्पलेट हुए, न्यूज़पेपर हुए, इनको तेजी से फैलाया, इसको फ्लोरिश किया गया, और सेंसरशिप जो होती है उसको खत्म कर दिया, उसकी जरूरत नहीं है। अब मेन क्या आइडिया है, अब इसको जब डिक्लेयर किया तो एंड में अब हमें क्या चाहिए, जस्टिस, इंसाफ चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया, ये होता है इसमें। इसका मतलब क्या है कि अब फ्यूडल सिस्टम जो है इसको किया जाएगा अबॉलिश, ये सारी बातें हुई, ठीक है? मोनार्की सिस्टम होगा अब आपका खत्म, क्योंकि राजा तो अच्छा है नहीं, और हम क्या हो रहा है, आपके फ्रेंड्स की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। तो ऐसे में कोई मतलब नहीं, मतलब आज जो हमारा पार्लियामेंट है ना, जिसमें तीन पावर होती है, वो ही नहीं चाहिए, जो कि आपकी होती है जुडिशियरी, और क्या होती है, जज होता है ना, एग्जीक्यूटिव, और इससे पहले होता है आपका लेजिस्लेचर, तीन होते हैं ना ये चीज आपको मिलती है। और लोगों के पास क्या होना चाहिए, इसको इंपॉर्टेंस दे, राइट टू वोट, ऐसे नहीं हम किसी को भी बना दे, राजा अगर होता है ना, किंग भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हम किसी को भी, अब हमें सरकार चाहिए, यानी मोनार्की नहीं, डेमोक्रेसी चाहिए। तो ये हुआ आपका एंड, तो ये वाला पॉइंट याद रखना, बहुत काम की चीज है ये हमारे एग्जाम की, लिखना है आपको। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ये आता है, मतलब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, लीगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो समझ जाना ये इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ज्यादातर फोकस इन पॉइंट्स पे आपको करना है। तो मैंने बता दिया अब आपको कि इसमें क्या क्या लिखना होता है, कि ओवरऑल डेमोक्रेटिक राइट की मांग होती है फ्रेंच में, ठीक है? फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ ना, तो आज ये सारी चीजें हुई, माननी भी पड़ी, नहीं मानते तो प्रॉब्लम हो जाती। अब क्लियर है? तो चलिए इसी के साथ क्लास एंड करते हैं, और कल स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को।